हाय एवरीवन। सो 23 का जो पार्ट बी है, जो एक्चुअली सेट बी है, उसकी हम एनालिसिस देख रहे हैं। अब जो है ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से आता है, डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स, वो एग्जेम्प्टेड है कहाँ से, टैक्स से। बट डिविडेंड जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि जो इन्वेस्ट्स है वो रिकॉग्नाइज्ड है एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब बताना है कि इनमें से कौन सी जो आपको स्टेटमेंट है वो सही लगती है। देखिए पहला चलिए देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि एक तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो म्यूचुअल फंड की तरह है लगभग। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड जो है इंडिया का, वो इंचार्ज है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन का। इन ट्रस्ट की अगर यूनिट्स की बात करें तो उसको बोलते हैं इन्वेट्स, और वो डिफरेंट प्लेसेस जो है ट्रेड्स के, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस है, इन्वेट्स जो है वहाँ पे वो क्या होंगे, लिस्टेड है। So InvITs are a mix of equity instruments and debt instruments. InvIT जो है are set up to get investors to put their money into the infrastructure sector. इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है वो मनी लेते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स से, और फिर जो है क्या करते हैं, पुट इट इनटू थिंग्स दैट मेक मनी। कैश फ्लो फिर कहाँ पे दिया जाता है, इन्वेस्टर्स को दिया जाता है एज डिविडेंड इनकम। जब हम कंपेयर करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को या फिर रेट्स को, तो इन्वेट्स जो है वो सिमिलर है इन हाउ दे आर सेटअप एंड हाउ दे वर्क। तो इन्वेट्स जो है उनके पास, उनकी अगर हम बात करें तो दो तरह का रिटर्न होता है इन्वेस्टर्स के लिए। एक होता है डिविडेंड इनकम और एक होता है कैपिटल इनकम। एक होता है डिविडेंड और एक होता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इनकम कोई भी डिविडेंड है या इंटरेस्ट है जो इनकम से आता है इन्विट की, इन्वेस्टमेंट की, तो उसको हम बोलते हैं एट द इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब रेट। हर साल क्या होता है, इन्वेस्टर जो है उनको रिपोर्ट करनी है इस इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। ठीक है, अब आता है कैपिटल गेन्स टैक्स। एक इन्वेस्टर है, उसको क्या करना है, पे करना है कैपिटल गेन्स टैक्स को इफ दे सेल देयर इन्वेट्स यूनिट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% है इनकम से जो इन्वेट्स की सेल से आती है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वहां पे टैक्स जो है 10% चार्ज किया जाता है इन्वेट्स की सेल के लिए, जो कि मोर देन 3 years इफ द इनकम इज मोर देन ₹1 लाख। सो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे हो जाती है हमारी करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। फरवरी 11 2021 को क्या होता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वुड बी मेकिंग चेंजेस टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया था 1956 में। ये जो एक्ट है वो 1956 का था, 1956 में आया था। सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन जो है फाइनेंशियल एसेट्स का, और एनफोर्समेंट किसका, सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। 2002 का एक्ट, रिकवरी किसकी, डेथ की, बैंक की वजह से, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, रिकवरी किसका, डेथ का, एक्ट 1993 का। सरफेसी एक्ट और रिकवरी किसका, डेथ एक्ट का, वो भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है टू गिव डोमेस्टिक लेंडर्स मोर वेज टू गेट देयर मनी बैक। अब इन चेंजेस के साथ क्या होता है, डेफिनेशन जो है बोरोवर की
वो क्या है, एक्ट में एक्सपेंडेड है टू इंक्लूड अ पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। जब व्हेन कंबाइंड विद द डेफिनेशन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द सरफेसी एक्ट, इसका मतलब है कि एक डिबेंटर जो है ट्रस्टी फॉर लिस्टेड सिक्योर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय एन इनविट और रीट विल बी able to use the protection and enforcement mechanism in the act. In the same way, eligible lenders जो है अब वो एडवांटेज ले सकते हैं रिकवरी का डेथ का एक्ट का, जब ये डेथ सिक्योरिटीज इशूड बाय एन इनविट और रेट की बात हो। तो स्टेटमेंट टू बी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 हम देखें क्या कहते हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है कि जो पोस्ट पैंडमिक रिसेंट पास रहा है, बहुत सारी सेंट्रल बैंक जो है वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक इंटरेस्ट में हाइक की है। स्टेटमेंट 2 कहता है सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम करते हैं कि उनकी एबिलिटी है टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। ठीक है, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए इसमें जो अगर हम बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे हो जाता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 के लिए। 43 की बात करते हैं। 43 कहता है कि स्टेटमेंट 1 है कार्बन मार्केट्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स है इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब बताने कि इनमें से कौन सी करेक्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। 43rd है। 43rd का यहाँ पे है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 के लिए। 44th की बात करते हैं। इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसको हम स्टेरिलाइजेशन का पार्ट मानते हैं। कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, डेथ एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डी रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आ जाता है 44th का जो हमारा है ये कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये स्टेरिलाइजेशन का ही एक पार्ट है। यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन एक एक्चुअली में एक्शन होता है जो सेंट्रल बैंक लेके आता है। जो कौन लेके आता है? सेंट्रल बैंक। जैसे कि आरबीआई हो सकता है काउंटर बैलेंस करने के लिए जो भी फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस के इफेक्ट होते हैं कुछ डोमेस्टिक मनी में, उसको काउंटर बैलेंस करता है। ठीक है, इट इज डन टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे कि इनफ्लोज हो रहा है, आउटफ्लोज हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, उसके जो इम्पैक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है डोमेस्टिक मॉनेटरी सिस्टम पे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? एक टूल है जो आरबीआई यूज करता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो एक्चुअली में क्या है, आर द परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। परचेज होती है या फिर सेल होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेंट्रल बैंक से इन द ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जब आरबीआई क्या करती है, खरीदती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, तो ये लिक्विडिटी को इंजेक्ट करती है किसमें? इकोनॉमी में। वाइल जब ये सेल करती है इन सिक्योरिटीज को, तो ये एब्जॉर्ब करती है लिक्विडिटी को, कहाँ से? इकोनॉमी में। तो ओपन मार्केट इकोनॉमी ऑपरेशंस के थ्रू क्या होता है, आरबीआई या तो इंजेक्ट कर सकती है या लिक्विडिटी को ड्रेन कर सकती है बैंकिंग सिस्टम से इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये होता है ताकि जो इन्फ्लेशन आया है या डिफ्लेशन जो आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस ऑन द डोमेस्टिक मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आ जाता है हमारा, हो जाता है करेक्ट। अब आता है 45 का बात करते हैं। इसमें कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट। एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट।
हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स? मनी मार्केट वहाँ पे है जहाँ पे शॉर्ट टर्म डेथ और लेंडिंग होती है, तो वो होती है हमारी मनी मार्केट, ठीक है। यूजुअली 1 साल के लिए होता है, 1 साल से कम के लिए। कैपिटल मार्केट वो होती है जहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट जैसे कि स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, वो ट्रेडेड है। मनी मार्केट जो है वो लेस रिस्की है लेकिन रिवॉर्डिंग भी है देन द कैपिटल मार्केट, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है लेकिन पोटेंशियली प्रॉफिटेबल भी है। अब इस डेफिनेशन के बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि इनमें से सिर्फ 2 जो मार्केट्स है वो इंक्लूडेड है कैपिटल मार्केट में, दैट इज जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है और जो हमारी स्टॉक मार्केट है। एक ये वाला और एक हमारा हो गया ये वाला। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। अब आता है 46 क्वेश्चन। 46 कहता है, जो भी क्वेश्चन है, कि इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्ट किसका? स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। कॉन्सेप्ट जो है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का एक पार्टिसिपेटरी कलेक्टिव एक्शन मॉडल है जिसका एम है कि इनको लाइवलीहुड जो है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उनकी लाइवलीहुड को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। ओके, इंडिया में बाय अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड बार्गेनिंग पावर इन द सप्लाई चेन। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड मॉडल जो है वो 2 विलेजेस में क्या हुआ था, चलाया गया था, ओडिशा के और एक ईस्टर्न इंडियन स्टेट में, जहाँ पे 112 जो फार्मर थे उन्होंने क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था अपने आप को 2 ग्रुप में और फिर क्या किया था? उन्होंने सिंक्रोनाइज कर दिया था अपने ऑपरेशन को, जैसे कि नर्सरी बेड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई कलेक्टिवली, ताकि जो इकोनॉमीज है उसको ये स्केल कर सके। तो जो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड फार्मर है उन्होंने इनपुट्स भी परचेज किए हैं, जैसे सीड की बात करें, उसके बाद फिर फर्टिलाइजर की बात करें, ठीक है, फर्टिलाइजर की बात करें, और उन्होंने पैडी को भी सेल कर दिया था एज अ ग्रुप टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर इन प्राइस नेगोशिएशन। रिजल्ट जो है इस पायलट स्टडी से शो करता है कि जो पार्टिसिपेटिंग फार्मर है ऑलमोस्ट डबल देयर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे आता है SFLF। SFLF जो है कॉन्सेप्ट अडेप्टेड था फ्रॉम द लार्ज फील्ड मॉडल ऑफ वियतनाम which was also based on the principle of aggregation and achieving economies of scale through strengthening backward and forward integration along the supply chain and lowering cost by synchronizing key agricultural operations from field preparation to harvest। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है, जो हमें लग रहा है वो है ऑप्शन बी। बहुत सारे जो मार्जिनल फार्मर है एरिया में ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को ग्रुप्स में और फिर सिंक्रोनाइज करते हैं और हार्मोनाइज करते हैं सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ये ठीक है। एक स्टेटमेंट दी हुई है, सरकार जो है इंडिया की प्रोवाइड करती है MSP फॉर नाइगर घिसोटिया एबेसिनिका सीड्स। नाइगर जो है वो कल्टिवेटेड है एज खरीफ क्रॉप, ठीक है। कुछ ट्राइबल पीपल जो है इंडिया में वो यूज करते हैं नाइगर सीड्स को खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे कहना है कि कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट A ओनली 1, B दोनों, C ऑल द 3, तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। 48 का क्वेश्चन हम बोलते हैं, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स: ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इन्वेंटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, mailing list of client. How many of the above are considered intangible investment? Intangible investment वो है जो फिजिकल नहीं है नेचर में, जो कि क्या नहीं है, फिजिकल नहीं है नेचर में, जैसे कि पैटेंट हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गई, कॉपीराइट्स हो गई, ह्यूमन कैपिटल हो गई। ये हायर प्रोडक्टिविटी के साथ तो एसोसिएटेड है और ग्रोथ के साथ कंपनीज में, सेक्टर्स में, इकोनॉमीज में। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट की बात हम करें अगर, तो ये क्रिएट हो सकता है या फिर बिजनेस से एक्वायर्ड हम इसको कर सकते हैं, बट दे डू नॉट अपीयर
ऑन द बैलेंस शीट अनलेस दे हैव बीन परचेज्ड। अगर हम 4 एसेट्स की बात करें जो यहाँ पे लिस्टेड है, तो 3 इनमें से कंसिडर्ड है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, जैसे ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, और आपका हो गया मेलिंग लिस्ट किसका, आपका क्लाइंट का। तो ये जो एसेट्स है इनके कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट दे कैन जनरेट वैल्यू फॉर द बिजनेस by enhancing its reputation, brand recognition, mailing list of client and intellectual property. Okay, so 49th वाला कहता है कि consider the following demographic performance, forest and ecology, governance, reform, stable government, tax and fiscal efforts. तो यहाँ पे आपको देखना है इनमें से अगर आपको बात करनी है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन की, 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्ट्रिक्ट्स, ये आपको बताना है। तो आंसर है हमारा बी, ओनली 3। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन से है, वो मैं बताती हूँ। फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रिकमेंड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैसे अपना जो टैक्स रिवेन्यू है उसको शेयर करेगी स्टेट के साथ और लोकल बॉडीज के साथ। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है उसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड का स्टेट्स के बीच में कुछ क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, जैसे कि स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, इनकम कितनी है, एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ चेंजेस भी बनाए हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला में, अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस फाइनेंस कमीशन के साथ। फॉर एग्जांपल जो वेटेज था पॉपुलेशन का 1971 के सेंसस पे जो बेस्ड था, उसको इसने कम कर दिया है, 17.5% था, अब ये 15% है। और वेटेज जो है पॉपुलेशन का 2011 का जो सेंसस है उसके बेस पे 10% से उसने 12.5% कर दिया है। तो इसने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया क्राइटेरिया किसका, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का, जो रिवॉर्ड करता है स्टेट्स दैट हैव कंट्रोल देयर पॉपुलेशन ग्रोथ। 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने भी इंक्रीज किया है शेयर किसका, ग्रांट्स इन एड फॉर लोकल बॉडीज फ्रॉम 2.5 to 4% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। ये जो चेंजेस है have implications for the fiscal autonomy and equity of the states and local bodies in India. Based on principles of need, equity और जो performance है overall devolution formula जो है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे जो population है, population जो है population होगी हमारी 15, ठीक है। एरिया जो है एरिया भी 15 होगा। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो है वो हमारी होगी 10। इनकम डिस्टेंस होगी हमारी 45। टैक्स और फिस्कल एफर्ट हमारा होगा 2.5। और डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है वो हमारी होगी 12.5। तो टोटल यहाँ पे हो जाता है 100, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी है। अब जो 51 क्वेश्चन है वो कहता है कि विद रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होम गार्ड जो है आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। होम गार्ड का जो रूल है वो है कि उनको ऑक्सिलरी फोर्स को सर्व करना है, पुलिस को, इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला ये कहता है कि जो प्रिवेंट करना है हमें इनफिल्ट्रेशन किसका, इंटरनेशनल बॉर्डर का, कोस्टल एरियाज का। बॉर्डर विंग होम गार्ड्स battalions have been raised in some state। अब इनमें से ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, आपको ये यहाँ पे देखना है, ठीक है भाई। अब स्टेटमेंट जो है हमें, क्वेश्चन नंबर है 51। होम गार्ड जो है वो यहाँ पे उनके लिए एक एक्ट होता है जो कि होम गार्ड एक्ट है, एंड रूल्स किसका, स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज का। तो ये
रिक्रूटेड है अमंगस्ट ऑल क्लासेस ऑफ पीपल एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी हो जाती है यहाँ पे इनकरेक्ट। होमगार्ड का जो रोल है वो ऑक्सिलरी फोर्स को सर्व करना है ताकि मेंटेनेंस हो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम की। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट जो थर्ड है 15th बॉर्डर जो है विंग का, जिसको हम बोलते हैं 15 बॉर्डर विंग होम गार्ड्स battalions have been raised in the border states with Punjab, Rajasthan, Gujarat, and one each battalion for Meghalaya, Tripura, and West Bengal to serve as an auxiliary to border security force for preventing infiltration on the international border coastal areas. Statement 3 भी correct है, E भी correct है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाता हमारा करेक्ट आंसर। ओके 52 कहता है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अनऑथोराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, knowingly misleading or otherwise interfering with police officer or military officer when engaged in their duties, Official Secrets Act, Indian Evidence Act 1872 का, celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others, Arms Amendment Act 2019 का। कौन से करेक्टली मैच है ये बताना है। पेयर 1 यहाँ पे ये वाला करेक्टली मैच है, ठीक है, ये वाला करेक्टली मैच है। फिर आपका आ जाता है स्टेटमेंट जो 2 है, ये वाला आपका करेक्टली मैच नहीं है। थर्ड वाले की बात करें तो ये आपका करेक्टली मैच है। तो हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी, इसमें से सिर्फ हमारे 2 जो है ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, सिर्फ 2 ही करेक्टली मैच। कंसिडर करो आप ये वाली पेयर, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, नॉर्थ कीवू और इटूरी, वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। ये जो है ये प्रोविंसेस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो आपकी कॉन्गो है वहाँ की प्रोविंसेस है। ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी आई है नॉर्थ कीवू में और इटूरी में और साउथ कीवू में 2023 में आई है। तो पेयर 1 जो है वो करेक्टली यहाँ पे मैच नहीं है। रशिया कैरीड आउट लैंडलॉक्ड माउंटेनियस रीजन जो है नागोर्नो काराबख का, वो सब्जेक्ट है कि वहां पे एक अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है अभी भी अजरबैजान के बीच में, जिसमें ये लाई करता है और ये एथनिक आर्मेनियन मेजोरिटी है। अब इसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो आर्मेनिया से मिल रहा है। तो पेयर 2 भी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, सॉरी ये करेक्टली मैच है, ये नहीं, सॉरी 1 इज ऑल्सो नॉट करेक्टली मैच, 2 इज ऑल्सो नॉट करेक्टली मैच। एंड थर्ड, रशिया ने क्या किया है कि इसने बहुत सारी रेफरेंडम्स को कैरी आउट किया है। जब ये इसने ज्वाइन किया था यूक्रेनियन रीजन को, लुहांस एंड डोनेट्स्क, ज़ैपोरिजिया एंड खैरसोन, जो 15% एरिया बताता है यूक्रेन टेरिटरी का और कंट्रोल्ड है किससे, रशिया से। तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन हमारा होता है डी, जिसमें कहा है नन। 54th क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इजराइल ने एस्टेब्लिश किया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स, अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट? दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर स्टेटमेंट 1। देखो जब डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे ओपन और फ्रेंडली रिलेशंस का इजराइल और इसके बीच में, कुछ जो गल्फ अरब है उसके बीच में स्टेट्स के, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक सिग्निफिकेंट तरह से उभरा है न्यू डायनेमिक ऑफ द 21st सेंचुरी मिडिल ईस्ट। डिप्लोमेटिक जो अकॉर्ड है जो कि यूएई ने साइन किया है और बहरीन ने जो साइन किया है इसके साथ, इजराइल के साथ 2020 में,
वो क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है इनके रिलेशंस में। जो लाइन है कम्युनिकेशन की, कोऑपरेशन की गल्फ स्टेट्स में और इजराइल के बीच में, वो नई नहीं है। बहुत सारे जो कंट्रीज है इस रीजन में, जैसे यहाँ पे कतर भी है, बहरीन भी है, ओमान भी है, उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की है इजराइल के साथ 1990 से, जब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था एंड इजराइल ने साइन किया था एक ओस्लो अकॉर्ड्स। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। अरब का जो पीस इनिशिएटिव है वो कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्लान है जो 2002 में प्रपोज किया गया था। वहाँ की क्राउन प्रिंस थे अब्दुल्ला, सऊदी अरेबिया के। इनिशिएटिव जो है वो कॉल करता है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इजराइल के और पैलेस्टीन के बीच में, वो उसका एंड होना चाहिए और जो रिलेशंस है उनको नॉर्मलाइजेशन आप करो, ठीक है। तो इन एक्सचेंज फॉर एन इजरायली विड्रॉल फ्रॉम द एरियाज गेन बाय इजराइल during the 1967 Six-Day War and a just settlement to the issue of Palestinian refugee। अरब लीग ने एंडोर्स किया था इस प्लान को मार्च 2002 में और फिर इसको रीअडॉप्ट कर लिया गया था मार्च 2007 में। हावेवर इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसने इस इनिशिएटिव को बिल्कुल एकदम भाई रिजेक्ट कर दिया और इसको एक नॉन स्टार्टर कहा। जो क्वार्टर है ऑन द मिडिल ईस्ट एंडोर्स्ड द इनिशिएटिव इन 2003। तो स्टेटमेंट 2 जो हमारी है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाती है तो हमारा ऑप्शन आप आ जाता है यहाँ पे सी, कि स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। 55 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो होते हैं स्पोर्ट्स के ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, तो उनको देते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 साल तक, ठीक है। तो ये हमारा करेक्टली मैच है। अर्जुना अवार्ड किसको दिया जाता है? अर्जुना अवार्ड जो दिया जाता है जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स में और गेम्स में, ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया में। ध्यानचंद अवार्ड जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। तो पेयर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो ये है ध्यानचंद। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? उनको दिया जाता है, उन कोचेस को दिया जाता है जो अपना आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं, मेरिटोरियस वर्क कर रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे और एक स्पोर्ट्स पर्सन को इनेबल कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स पे एक्सेल करो। तो पेयर 3 जो है वो भी हमारा यहाँ पे करेक्टली मैच है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया जाता है? इज गिवन टू कॉरपोरेट एंटिटीज, दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड्स, एनजीओ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स बॉडीज एट द सेम टाइम एंड नेशनल लेवल, जिन्होंने प्ले किया है एक विजिबल रोल स्पोर्ट्स के प्रमोशन में और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे पेयर 4 हमारा करेक्टली मैच नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 56 आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड 2002। फर्स्ट टाइम एवर, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट कि चेस का ओलंपियाड जो है वो इंडिया में हुआ था। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, पहली ही बार ऐसा हुआ था कि ये चेन्नई में हमारा होस्ट हुआ है। ऑफिशियल मैस्कट वाज नेम्ड थम्बी। ऑफिशियल जो मैस्कट था 44th चेस ओलंपियाड का वो थम्बी है। वर्ड थम्बी जो है तमिल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है लिटिल या फिर यंगर ब्रदर। सो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है? ये हमारा हो जाता है करेक्ट। अब बात आती है स्टेटमेंट 3 की। फर्स्ट प्लेस इन द ओपन सेक्शन जो है वो हमारा हैमिल्टन रसल कप। तो स्टेटमेंट जो हमारी है 3 वो करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 4 जो है ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द विमेंस सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप। सही है गलत है? ये भैया हमारी स्टेटमेंट सही नहीं
है। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट। आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग पेयर्स 57 का, डोनबस, कचिन, टिग्रे, सीरिया, इथियोपिया, नॉर्थ यमन। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो मेंशन है न्यूज में, कंट्री जहां पे ये लोकेटेड है वो आपको देखना है। डोनबस या डोनबास एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक रीजन है जो कि आपका है यूक्रेन में। सो ये आपका हो गया यूक्रेन, डोनबास यूक्रेन में हो गया। काचिन जो है आपका वो आपका हो गया म्यांमार में, म्यांमार, काचिन आपका हो गया म्यांमार पे। और फिर जो है आपका टिग्रे जो है वो आपका हो गया ये टिग्रे हो गया इथियोपिया में। तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा है जिसमें से कहता है कि कोई भी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। 58 क्या कहता है, रिसेंट ईयर्स में चाड, गिनी, माली और सूडान caught the international attention for which one of the following reason common to all of them: discovery of rich deposits of rare earth elements, establishment of Chinese military bases, southward expansion of Sahara Desert, successful coups। आपको ये बताना है। ये हमारा 58 का जो है आंसर है यहाँ पे डी सक्सेसफुल कूप। 59 का कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर प्लांट्स है, ऑयल रिफाइनरीज है, स्टील प्लांट्स है। तो इनको आपको कंसिडर करना है। आंसर जो है सी, ग्रीन हाइड्रोजन जो है इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। 59 का ऑल ऑफ द थ्री। कंसिडर करो अब आप फॉलोइंग स्टेटमेंट को। G20 जो है ग्रुप ओरिजिनली एस्टेब्लिश था एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक इंडिया का G20 की प्रायोरिटी है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हो गए। अब आता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट 60 के बारे में क्वेश्चन नंबर सही है। G20 जो है वो यहाँ पे ग्रुप है 19 कंट्रीज का। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है वो 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर, ताकि डिस्कस हो सके इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज पे। G20 कंट्रीज जो है वो 2/3 अगर बात करें हम ग्लोबल पॉपुलेशन की, वो G20 की कंट्रीज में है। 75% इनका ग्लोबल ट्रेड होता है, 85% जो है वर्ल्ड की GDP है। तो पहला जो करेक्ट हो गया। और स्टेटमेंट जो 2 है, इंडिया जो है पिचिंग कर रही है इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एट G20 एज एन ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म दैट कैन एड इन इम्प्रूविंग डेवलपमेंट आउटकम। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। तो दोनों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप